हेलो दोस्तों, मैं रमनदीप आप सभी का यूपीएससी हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी हिंदी के द्वारा प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एक डेली क्विज चला जा रहा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं यह आप लोगों को बता दूं, मैं समझा दूं कि जो डेली क्विज टेलीग्राम पे चल रही है हम लोगों की, उसमें डेली 10 क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, और उसका जो उद्देश्य है दोस्तों ना, उसका उद्देश्य ये है कि आप लोग डेली कम से कम मिनिमम 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। ठीक है, आप में से बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होते हैं, बहुत से ऐसे दोस्त होते हैं जो जिनको एग्जाम तो देना है, जिनमें टारगेट है प्रीलिम्स देना, लेकिन वो डेली 10-20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। और इसी आदत को चेंज करने के लिए यूपीएससी हिंदी ने यह प्रयास किया है कि डेली हम आपको 10 क्वेश्चन देंगे। ठीक है, अभी जो 10 क्वेश्चन पोस्ट किए जा रहे हैं वो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, और आप में से बहुत से लोगों को ईजी लग सकते हैं, लेकिन एक बात समझिएगा दोस्तों, अभी हमारा टारगेट ये है कि हम लोग एनसीईआरटी से स्टार्ट करें और धीरे धीरे अपने स्तर को बढ़ाते हुए आने वाले 5 से 6 महीनों में अपने आप को यूपीएससी और पीसीएस की जो परीक्षाएं होती है उस लेवल तक ले जाएं। ठीक है, तो अभी आप लोगों को डेली क्विज देनी है, इससे आपके कॉन्सेप्ट तैयार होंगे। अभी मैं क्या करूंगा, मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं क्या थिंकिंग प्रोसेस सोच के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा हूं और आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, एक बात ही समझिए। दूसरी बात, क्वेश्चन को डेली 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। ऐसा नहीं है कि आप 10 दिन में एक बार बैठ करके पिछले 10 दिन में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये आदत बिल्कुल नहीं रखनी है। हम लोग को डेली 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इजी इसलिए है ताकि आप लोग की प्रैक्टिस बनी रहे। और देखिए एक बात और समझिएगा, सिर्फ ये डेली 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आप एक महीने में 300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन सिर्फ इन 300 क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको कोई प्रॉपर टेस्ट सीरीज देनी होगी, जो 2 घंटे की प्रॉपर टेस्ट टाइमिंग में टेस्ट दिया जाता है, वैसी टेस्ट सीरीज आप लोगों को सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए आप यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ठीक है, और आप जो भी अन्य कोचिंग का ज्वाइन करना चाहे आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इन 10 क्वेश्चंस का जो टारगेट हमारा है वो टारगेट बस ये है कि आप लोगों की प्रैक्टिस बनी रहे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या हुआ है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों, गैर मजदूरी आय से क्या अभिप्राय है। ठीक है, क्वेश्चन के विकल्प है किराए से आय, ब्याज से आय, लाभ से आय और उपयुक्त सभी। अर्थात क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि जो नॉन वेज इनकम होती है उसका क्या मतलब है, उनमें कौन कौन से पार्ट शामिल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 विकल्प है, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम, प्रॉफिट फ्रॉम इंटरेस्ट, मतलब प्रॉफिट ऑन लोन और ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, आप लोगों को यह बताना कि इनमें से कौन सा गैर मजदूरी आय नॉन वेज इनकम होता है। ठीक है, तो आप सब जानते हो कि गैर मजदूरी आय का मतलब यह होता है जहां पर आप कोई श्रम नहीं कर रहे होते, बस आपको किसी इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपको पैसे मिल रहे होते हैं। जैसे कि किराए से आए, मानिए आपने कोई बिल्डिंग बना दी, आपने मकान बना दिया है। ठीक है, आप वहां पे किराए पर दे दिया आपने, तो वहां से जो आपको आय की प्राप्ति हो रही है वो गैर मजदूरी आय है। ठीक है, मजदूरी आय क्या हुआ, जो आप जॉब कर रहे हैं आपकी वो आय मजदूरी आय के अंतर्गत आएगी। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझना है, नॉन वेज इनकम और वेज इनकम क्या होती है। ठीक है, तो ये तीनों विकल्प किराए से आए, ब्याज से और लाभ से आए, तीनों ही नॉन वेज इनकम के अंतर्गत आता है, गैर मजदूरी आय के अंतर्गत आता है। इकोनॉमिक्स का बेसिक टॉपिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपने 9th-10th की एनसीईआरटी पढ़ी होगी इकोनॉमिक्स की, तो वहां पर आप ऐसे क्वेश्चंस को देख सकते हैं और उन टॉपिक्स को वहां से आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जॉन मेनॉल्ड किन्स के अनुसार रोजगार निर्भर करता है किस विषय पर। ठीक है, तो जॉन मेनॉल्ड किन्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, एक बात समझिएगा, इकोनॉमिक्स में ऐसे कई सारे कर्व्स होते हैं। ठीक है, और ऐसे कई सारे जैसे फिल्म्स कर्व, इन सबको आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए आप लोग बेसिक जो बुक्स फॉलो करते हैं वो फॉलो करिए, और उसके अलावा हमने आपको सजेस्ट किया हुआ है कि कुमार अमित सर का नोट्स आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां से आपको नोट्स देख लीजिए, वहां पर इन सब टॉपिक को आपको कवर किया गया होगा। ठीक है, जॉन मेनॉल्ड किन्स जो थे, ये करीब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, ठीक है, भारत में ये इकोनॉमिक्स एनालिसिस्ट के रूप में कार्य कर रहे थे। ठीक है, तो इन्होंने रोजगार के बारे में बताया था कि रोजगार होता है, जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो डिपेंड करता है प्रभावी मांग पर। ठीक है, कि क्या मांग है उसके आधार पर टोटल ये जो है आपका रोजगार निर्भर करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इफेक्टिव डिमांड। जो इफेक्टिव डिमांड होती है उसके आधार पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है घटता है, जो एम्प्लॉयमेंट की जो संख्या होती है वो बढ़ती घटती है। ठीक है, तो ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों की निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 स्टेटमेंट है आप लोगों के सामने। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई रेपो रेट पर वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। ठीक है, एक स्टेटमेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, मैं अभी बताऊंगा क्यों मैं कह रहा हूं ध्यान से पढ़ने को, समझिएगा। अगला स्टेटमेंट क्या है दोस्तों कि आरबीआई द्वारा रेपो रेट में वृद्धि करके अर्थव्यवस्था में तरलता को कम किया जाता है। ठीक है, जो इंग्लिश के दोस्त हैं वो नीचे क्वेश्चन देख सकते हैं, नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे देखिए दोस्तों, जब भी यूपीएससी में या आयोग के द्वारा क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पर क्वेश्चंस में पूरा स्टेटमेंट सही होता है, बस एक टर्म
इधर का उधर कर देता है और आप लोग को वही टर्म पर फोकस करना है, ठीक है। तो आप पहली बात समझिए, आप इस पूरे ऑप्शन, पूरे स्टेटमेंट में जो पहला स्टेटमेंट दिया है दोस्तों, उसमें आप ये पकड़िए कि कौन सा जो टर्म है वो गलत दिया है या कौन सा टर्म जो है दोस्तों वो कोई क्रिटिकल टर्म दिया, मतलब कि उसको चेंज करने से पूरा आंसर चेंज हो जाएगा, वो ध्यान देना आप लोगों को। जैसे देखिए पहला कि आरबीआई, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है, एक डाउट आपके मन में ये हो सकता है, क्या आरबीआई ही वह संस्था है जो रेपो रेट पर वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है? तो ये कथन सही, मतलब आरबीआई देता है, यह बात सही, तो आरबीआई सही हो गया। अच्छा, रेपो रेट होता क्या है? तो ये कॉमर्शियल बैंक्स को, जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं उनको लोन देता है, ठीक है। लेकिन वो लोन दीर्घकालीन नहीं होता, वो लोन होता है अल्पकालीन, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म लोन नहीं होता है, शॉर्ट टर्म लोन होता है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है दोस्तों। जो पहला स्टेटमेंट हुआ दोस्तों वो यहां पर आपका गलत हुआ, ठीक है। अगला स्टेटमेंट देखिए दोस्तों, फिर से पढ़िए क्या है कि आरबीआई के द्वारा रेपो रेट में वृद्धि करके अर्थव्यवस्था में तरलता को कम किया जा सकता है। देखिए जैसे समझिएगा आप लोग, जैसे ही रेपो रेट को हम इंक्रीज करेंगे तो जो बैंक है, जो बैंक लोन ले रही है आरबीआई से, वो कम लेंगे क्योंकि उन पर उनको इंटरेस्ट ज्यादा चुकाना पड़ रहा है। तो जब बैंक लोन कम लेंगे अर्थात बैंक के पास धन की राशि कम होगी, तो वो बैंक लोगों को, जनता को, हमको और आपको लोन कम देंगी। जब हमको और आपको लोन कम मिलेगा तो मार्केट में जो लिक्विडिटी है, जो तरलता है, वो कम आएगी, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान से समझनी है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहां पर सही है, पहला गलत है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? केवल 2। अच्छा देखिए एक बात और समझिएगा, जिन लोगों को एक्सक्यूज की आदत नहीं है, जब भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो यहां पर जो बल्ब आइकन दिया हुआ है उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक्सप्लेनेशन, जो 2 से 3 लाइन का एक्सप्लेनेशन होता है, वो आप लोगों के सामने आ जाएगा, ठीक है। तो वहां पर आप लोग पढ़ के अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। दूसरी बात, चूंकि ये बेसिक टेस्ट चल रहे हैं अभी, और अगर इनमें से कोई टॉपिक आपका तैयार नहीं है, कोई क्वेश्चन के बारे में आपको आइडिया नहीं है, गलत हो रहा है क्वेश्चन, तो उसकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो भी आपने बेसिक मटेरियल को फॉलो किया होगा, जो नोट्स को फॉलो किया होगा, क्लास को फॉलो किया होगा, वहां से वापस से देख करके अपने शॉर्ट नोट्स में उसको लिख लेना है, ठीक है। इन्हीं 10 क्वेश्चन के सारे आप लोग को डेली नोट्स भी बनाने हैं, ये बात आप लोग समझिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की जननांकीय विशेषताओं का हिस्सा नहीं है, ठीक है। यहां पर नहीं टर्म को समझना है कि नहीं टर्म पूछा हुआ है, ठीक है। तो कौन सा जनसंख्या की जननांकीय विशेषताओं का हिस्सा नहीं है, ठीक है। 4 विकल्प है दोस्तों। एक है पॉपुलेशन डेंसिटी, फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सेक्स रेशियो और रूरल अर्बन पॉपुलेशन। आप लोगों को ये बताना कि जननांकीय विशेषताएं, जो डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उनमें से इन चारों में से कौन उसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों, जो डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ठीक है, उसमें आपका आता है लिंगानुपात आएगा, जनसंख्या का घनत्व भी आएगा, ग्रामीण शहरी जनसंख्या भी आएगा, ठीक है। इसके अलावा सेक्स रेशियो भी आता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो रहन सहन का स्तर है, ठीक है, हाँ देखिए सही आंसर, ये जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो आपका डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक का हिस्सा नहीं होता है, ठीक है। ये बात आप लोग समझिएगा। यहां पर आप बल्ब पर क्लिक करिए, देखिए आपके सामने दिया हुआ है कि जनसंख्या घनत्व, ग्रामीण शहरी जनसंख्या, लिंगानुपात, साक्षरता, आयु संरचना और जीवन प्रत्याशा, ये सभी चीज जनसंख्या की जो डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उसका हिस्सा होता है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को यहां पर ध्यान देनी है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि समुद्री घास, ठीक है, जो सी ग्रास होता है, वह निम्नलिखित तत्वों का एक महत्वपूर्ण तथा मुख्य स्रोत है। 4 विकल्प है, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अब आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि जो समुद्र होता है वहां से हमको नमक की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो नमक में आयोडीन होता है, तो आयोडीन इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। एक बार देख लेते हैं आंसर टिक करके आयोडीन है कि नहीं है। हाँ देखिए, और 62% लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप अन्य जो 38% लोगों का ग्रुप बच रहा है उसमें बच रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप लोग 62% लोगों से पीछे हैं, ठीक है। तो अपने कॉन्सेप्ट को तुरंत तैयार करिए, तुरंत नोट्स बनाइए, एनसीईआरटी में जो कमी रह गई एनसीईआरटी को वापस से पढ़ाई करिए और उसकी क्विज को सॉल्व करिए, ठीक है। दरअसल आप में से बहुत से लोगों की डिमांड आ रही थी कि एनसीईआरटी की क्विज स्टार्ट किए जाए, ठीक है। ये जो क्विज चल रही है ना दोस्तों, ये एनसीईआरटी की ही क्विज है। आप एनसीईआरटी पढ़िए, इस क्विज को सॉल्व करिए, ठीक है। इसमें से जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसको वापस से जो बेसिक बुक है वहां से पढ़िए, गूगल सर्च करके पढ़िए, लेकिन अपने टॉपिक को तैयार करते जाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट है द लार्जेस्ट एक्सटेंट ऑफ द ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। आप लोगों को ये बताना है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सबसे ज्यादा कहां पर उसका विस्तार क्षेत्र है, ठीक है। तो हम लोग एशिया में रहते हैं, तो इसका आंसर एशिया मान के चल सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर में देखिए यही दिया हुआ है, सिंगल लाइन में क्वेश्चन था, आंसर भी सिंगल लाइन में दिया हुआ है यहाँ पर। अच्छा, चूंकि टेलीग्राम पर हमारी सीमा है कि एक शब्द सीमा के बाद
हम यहाँ पर आंसर को एक्सप्लेनेशन को नहीं डाल सकते, इसलिए यहाँ पर जो आपको एक्सप्लेनेशन दिखता है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन होता है बस वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने को होता है कि ये देख लीजिए ये चीज़ का सही आंसर होना चाहिए। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो रहा है आप गूगल करके वहाँ पर आंसर अपना देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इज कंसीडर्ड अ हॉट स्पॉट इन टर्म्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? 4 विकल्प है, गंगा का मैदान, पूर्वी हिमालय, गुजरात और मध्य भारत, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों, देखिए पर्यावरण के क्षेत्र में जो पर्यावरण का जो सिलेबस है हमारा, वहाँ पर कंजर्वेशन इंटरनेशनल नाम का एक संस्था के बारे में आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो उस संस्था के द्वारा हॉट स्पॉट को डिफाइन किया गया। डिफाइन कैसे किया गया है कि द रीजन शुड हैव एटलीस्ट 1500 स्पीसीज, मतलब कि वहाँ पर कम से कम 1500 प्रजाति होनी चाहिए, पहली बात। और इट मस्ट कंटेन 30% ऑफ इट्स ओरिजिनल हैबिटेट, अर्थात ये जो अपना एरिया है वहाँ पर कम से कम 30% नेचुरल जो ओरिजिनल हैबिटेट है वो वैसा का वैसा रहे, और इट मस्ट बी थ्रेटेंड, ठीक है, वो थ्रेटेंड हो, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखनी है। कंजर्वेशन इंटरनेशनल के द्वारा 2 क्राइटेरिया दिया गया हॉट स्पॉट एरिया के संदर्भ में, ठीक है। भारत में टोटल 4 हॉट स्पॉट बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट एरिया है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा दोस्तों। कौन कौन से हैं मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, और जो नहीं होगा वो आप यहाँ पर आंसर में टिक कर दीजिएगा, ठीक है। एक है आपका हिमालय, दूसरा है इंडो बर्मा रीजन, तीसरा है वेस्टर्न घाट, ठीक है, और एक होता है सुंडालैंड, ठीक है। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, फिर देख लेते हैं एक बार हम लोग। हिमालय में गंगा का मैदान लगभग आ जाएगा, ठीक है। इंडो बर्मा रीजन आपका आ गया पूर्वी हिमालय, ठीक है। अच्छा, गुजरात बच रहा है आपका, मध्य भारत बच रहा है, ठीक है। गुजरात आपका आ जाएगा वेस्टर्न घाट के क्षेत्र में, और मध्य भारत मेरे हिसाब से इसका आंसर यहाँ पर होना, ठीक है। यहाँ पर आंसर दिया क्या, अच्छा सॉरी, क्वेश्चन पूछा कि कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है, ठीक है। मैंने क्या टिक कर किया यहाँ पर, कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट नहीं माना था, मैं सोच रहा था, ठीक है। तो यही समझना दोस्तों, ऐसी गलती को एग्जाम में नहीं करना है। इसका आंसर क्या होगा, पूर्वी हिमालय। क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन पूछा हुआ कि जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है, ठीक है। तो पूर्वी हिमालय इसका आंसर होगा। एक बात आप लोग समझिएगा, देखिए जैसी गलती अभी मेरे साथ जस्ट हुई है कि टॉपिक पता है, मुझे पता कि 4 क्षेत्र है जिनको हॉट स्पॉट के अंतर्गत शामिल किया गया, लेकिन उसके बावजूद मैंने यहाँ पर न जाने क्या थिंकिंग प्रोसेस के माध्यम से अपना आंसर गलत टिक किया, ठीक है। तो ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है, इसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस यहाँ पर आप लोगों को करनी पड़ेगी, ठीक है। हालांकि मेन एग्जाम के दिन भी ऐसी 1 से 2 गलतियां होती है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो गलती 10 से 15 होगी, ठीक है, जो कि आपके रिजल्ट को इधर का उधर कर सकती है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि किस सातवाहन राजा ने स्वयं एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी, ठीक है। तो ये सातवाहन की बात कर रहा है। तो ये सातवाहन में आप लोगों को पता होगा, सातवाहन सुंग डायनेस्टी के बाद, जब सुंग डायनेस्टी समाप्त होता है तो नॉर्थ भारत में मौर्यों का शासन रहा, ठीक है, और साउथ भारत में आपका सातवाहनों का शासन आता है, ठीक है। सातवाहन की स्थापना सिमुक नाम के एक राजा के द्वारा की गई थी, और उन्हीं में अन्य सारे राजा थे, जैसे कि यज्ञश्री सातकर्णी, गौतम पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी, ठीक है। ये 4-5 राजाओं के नाम दिया जो कि सातवाहन के थे। लेकिन जो प्रश्न दोस्तों, प्रश्न यह कि किस सातवाहन राजा ने स्वयं एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों, जो सातकर्णी थे, गौतम पुत्र सातकर्णी थे, ठीक है। और इसका आंसर क्या होगा, गौतम पुत्र सातकर्णी, हाँ, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने ही खुद अश्वमेध यज्ञ भी कराया था, ठीक है, और ब्राह्मण की उपाधि भी धारण की थी। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना है, गौतम पुत्र सातकर्णी इसका सही आंसर यहाँ पर होगा, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन दिया कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, ठीक है। यहाँ पर नहीं टर्म को ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कि नहीं की बात कर रहा है कि किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। अच्छा, ये क्वेश्चन आप लोग जरूर अटेम्प्ट करिए, खुद से अपने मन में आंसर सोचिए, फिर हम बताते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैपिंग के ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और आपका जो इंडिया का मैप है वो एग्जैक्टली जो पॉलिटिकल मैप है इंडिया का, वो तैयार होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ पर अवस्थित है, उसकी लोकेशन कौन सी है, किस राज्य की बाउंड्री किस राज्य के साथ साझा करती है सीमा, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। पता होना चाहिए, माइंड मैप आपका क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। अब कह रहा है कि बांग्लादेश के साथ सीमा को साझा नहीं करता है, वो कौन सा राज्य है, ठीक है। मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। तो देखिए एक बात समझिएगा, ऊपर जो 4 राज्य है भारत के सबसे नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है दोस्तों, वहां पर 4 राज्य कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। तो एक बात समझिएगा, मणिपुर और मिजोरम, ये आपका मणिपुर ऊपर आता है, मिजोरम का जो नीचे वाला पोर्शन होता है ना दोस्तों, वो बांग्लादेश के छोटे से एरिया से टच हो रहा होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, मणिपुर होगा, ठीक है। ये पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। बाकी त्रिपुरा जो होता है वो बांग्लादेश के सबसे नीचे कोने में सटा होता है, ठीक है।
आपका असम से सटे हुए त्रिपुरा कोने में होता है। उसके साथ ही साथ जो मिजोरम है जो कि सबसे नीचे होता है, उसका साउथ वाला पोर्शन बांग्लादेश के एक रीजन से जुड़ा होता है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि मिजोरम जुड़ा हुआ है, मणिपुर नहीं जुड़ा होता है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग, ठीक है, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के द्वारा संपादित नहीं किया जाता है, ठीक है। यहाँ भी नई टर्म पूछा हुआ है। तो आप जानते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के चुनाव इलेक्शन कमीशन कराता है, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन कराता है, लेकिन स्थानीय निकायों का जो चुनाव होता है दोस्तों वो राज्य चुनाव आयोग के द्वारा संपन्न कराए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो दोस्तों आज के हमारे 10 प्रश्न, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों ये जो 10 क्वेश्चन चल रहे हैं ना, इनकी आप प्रैक्टिस करिए। इसके साथ साथ जो हमारी एक टेस्ट सीरीज चल रही है प्रीलिम्स की, मतलब अभी तक की सबसे सस्ती टेस्ट सीरीज आप लोगों की है, ठीक है। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है। यूपीएससी की जो कॉस्ट 2000 रुपये, पीसीएस की 1500 रुपये, ठीक है। इनमें हम लोग जो फुल टेस्ट होंगे इसके, ठीक है, उन फुल टेस्ट का डिस्कशन टीम के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। गौरव सर, मैं, सत्यप्रकाश सर, निशांत सर, हम लोग मिलकर उनका डिस्कशन करेंगे फुल टेस्ट का, ठीक है। बाकी आप लोगों को जो डाउट हो रहा है बीच बीच में, वो आप लोग पेड ग्रुप में पूछ सकते हैं, जो हम लोग की टेस्ट सीरीज चल रही है वहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज की सबसे अच्छी खासियत बात है, वो खासियत यह है कि ये टेस्ट आप लोगों का लाइव कराया जाता है, ठीक है। गूगल मीट के थ्रू लिंक दी जाती है, वहाँ पर 2 घंटे का समय दिया जाता है, आप लोग सामने बैठ के पेपर दे सकते हैं। इससे एग्जाम टेम्परामेंट डेवलप होता है। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट चीज़ और है वो है कि OMR सीट का प्रयोग, ठीक है। हम लोग अभी OMR सीट का प्रयोग करा रहे हैं, तो उससे फायदा यह होता है कि OMR सीट पर टेस्ट देने से आपकी एग्जाम में जो OMR सीट को अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस होती है वो बनती रहती है, ठीक है। तो आप लोग ये सारी चीज़ें करिए। ये जो फ्री इनिशिएटिव है इसको तो जरूर अटेम्प्ट करिएगा। देखिए, ये इनिशिएटिव यूपीएससी हिंदी ने बहुत सोच समझ के स्टार्ट किया, ठीक है। हमारा जो मेन उद्देश्य यही है कि हम लोग आपको रेगुलर प्रैक्टिस के अंतर्गत ले आए, ठीक है। आप सुबह से लेकर के रात में 8 बजे तक जो भी पढ़ाई कर रहे होते हैं वो अपना पढ़ते रहिए। तो इस 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में 5 मिनट का भी समय नहीं लगता है दोस्तों, ठीक है। तो उन 5 मिनट का समय आप दीजिए, आप डेली 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। आप 1 महीने में 300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे और ऐसे ही आने वाले 5 से 6 महीनों को आप कैलकुलेट करो तो 1500-1600 क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है वो आप लोगों की इस 10 क्वेश्चन के माध्यम से डेली हो जाएगी, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात है कि डेली प्रैक्टिस करना आप लोगों के अंदर एक हैबिट बन जाएगा, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन से भागेंगे नहीं। बहुत सारे दोस्त होते हैं जो हमारे जो प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज दे रहे होते हैं, ठीक है। समस्या क्या होती है कि वो लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन भी कर लेते हैं लेकिन देते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको 2 घंटे बैठ करके टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करने से डर लगता है, ठीक है। उस डर का एक सॉल्यूशन यह है कि आप डेली 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और यहाँ से अपनी हैबिट बनाइए कि आप 2 घंटे बैठ करके एक प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तब जाकर के आपकी जो प्रीलिम्स का जो आपका टारगेट है वो कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। तो इसको अपनी हैबिट बनाइए आज से, अभी से। ध्यान रखना दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, इस जो क्यूज है ना दोस्तों, इसको थोड़ा सा प्रमोट करिए। आप लोग भी प्रमोट करिए। आप ही लोग हमारे सबसे अच्छे मतलब दोस्त होते हो, ठीक है। अगर आप लोग हमें प्रमोट करोगे, सपोर्ट करोगे तो हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता है अंदर से कि हाँ भाई देखिए बहुत सारे लोग दे रहे हैं टेस्ट। जैसे देखिए अभी सिर्फ 1 घंटा हुआ है इस क्वेश्चन को अपलोड हुए। आप देख सकते हैं यहाँ पर 200 लोगों ने जो है इसका आंसर हिंदी मीडियम में दिया हुआ है और करीब 100 लोगों ने इसका आंसर इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो 300-400 लोग यहाँ पर डेली अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं पहले का आप लोगों को दिखाऊं तो करीब 600-700 लोग भी अटेम्प्ट करते हैं टेस्ट सीरीज को। देखिए यहाँ पर 600 लोगों ने हिंदी में अटेम्प्ट किया हुआ है, ठीक है। 600 लोग हिंदी में, यहाँ पर करीब 300 लोग इंग्लिश में अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो 900-1000 के करीब इस क्वेश्चंस को डेली अटेम्प्ट हो रहे हैं, ठीक है। जो कि सबसे अच्छी बात है, सबसे खास बात है हमारी चैनल की, ठीक है। और देख सकते हैं आप लोग दोस्तों यहाँ पर हमारे द्वारा जो लाइव टेस्ट कराए जा रहे हैं ना, उससे एक मोटिवेशन मिलता है कि सब लोग एक साथ बैठ करके टेस्ट पेपर में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देखिए हमारे साथ। इसके साथ ही साथ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करिएगा और मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।